हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को पढ़ेंगे और समझेंगे। डियर स्टूडेंट, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर आपको मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। आपने प्लेलिस्ट को किस तरह से चेक करना है मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ। प्लेलिस्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले आपने यूट्यूब पे सर्च करना है एजू मैग्नेट। जैसे ही आप यूट्यूब पे एजू मैग्नेट सर्च करेंगे आपको इस तरह से पेज खुला हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे व्यू चैनल लिखा होगा, आपने यहाँ पे टैप करना है। जैसे ही आप यहाँ पे टैप करेंगे व्यू चैनल पर आपको इस तरह से पेज खुला हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट, पोस्ट, स्टोर। ठीक, वीडियोस पे टैप करेंगे, जितने भी चैनल पर वीडियोस हैं आपको दिख जाएंगे। प्लेलिस्ट पे टैप करोगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज प्लेलिस्ट दिख जाएगी। आप अपना मनचाहा वीडियो देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप विजिट शॉप या स्टोर पे जाएंगे तो आप यहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। यशवंत एंड आनंदी लिव इन ए विलेज इन राजस्थान। यशवंत और आनंदी राजस्थान के एक गांव में रहते हैं। देयर स्कूल हैज़ असाइंड देम ए प्रोजेक्ट टू लर्न अबाउट क्राफ्ट पर्सन हु वर्क विद मेटल्स। उनके स्कूल ने उन्हें मेटल से काम करने वाले कारीगरों के बारे में जानने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया है। दे डिसाइड टू विजिट द लोकल आयरन स्मिथ हु प्रैक्टिस दिस क्राफ्ट। उन्होंने लोकल लोहारों, लोहार यानी कि आयरन स्मिथ, जो लोहे का काम करते हैं, जो लोहे से औजार वगैरह बनाते हैं, उन्होंने लोकल लोहारों से मिलने का फैसला किया जो इस क्राफ्ट को करते हैं। यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट देयर ग्रैंडफादर टू अकम्पनी देम। यशवंत और आनंदी ने अपने दादाजी से उनके साथ चलने का अनुरोध किया। दे आर क्यूरियस टू लर्न हाउ दिस आयरन स्मिथ मेक डिफरेंट आइटम ऑफ डेली यूज। वे जानने के लिए उत्सुक हैं कि ये लोहार दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं को कैसे बनाते हैं। दे इंटरेक्ट विद एन एल्डरली क्राफ्ट पर्सन, सुदर्शन अंकल। वे एक वरिष्ठ कारीगर सुदर्शन चाचा से बात करते हैं। यशवंत, यशवंत क्या कह रहा है? विच आइटम्स डू यू जनरली मेक। आमतौर पर आप कौन कौन सी चीज़ें, वस्तुएं बनाते हैं। अब सुदर्शन जो चाचा हैं वो क्या कह रहे हैं? जनरली वी मेक आइटम ऑफ डेली यूज सच एज फ्लैट पैंस, जिसको तवा बोलते हैं, बकेट बाल्टी, टोंग्स जिसको चिमटा बोलते हैं हिंदी में, फार्मिंग टूल्स लाइक स्पेड यानी कि फावड़ा, एक्सिस यानी कि कुल्हाड़ीज, ट्रावल्स यानी कि खुरपीज, एंड रेक्स यानी कि जेलीज। तो अब ये वो बता रहे हैं सुदर्शन चाचा, आमतौर पर हम दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाते हैं जैसे तवे, बाल्टी, चिमटा और खेती के औजार जैसे फावड़ा, कुल्हाड़ी। ठीक है, फावड़ा है, कुल्हाड़ी है और खुरपी है। ठीक है, और जेली। आनंदी क्या कह रही है? व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ। ये किस चीज के बने होते हैं, यानी कि आप ये जो बनाते हैं औजार वो किससे बनाते हैं। अब सुदर्शन जो है वो क्या कह रहे हैं? अंकल, वी यूज आयरन मेटल टू मेक दिस आइटम। हम इन वस्तुओं को बनाने के लिए लोहे का उपयोग करते हैं, यानी कि लोहे से बनाते हैं। वी आल्सो यूज वुड टू प्रिपेयर हैंडल वेयर एवर रिक्वायर्ड। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हैंडल बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग भी करते हैं। एडिशनली वी यूज़ कॉल इन आवर फर्नेसेस टू हीट द आयरन। इसके अलावा हम लोहे को गर्म करने के लिए अपनी भट्टी में कोयले का उपयोग भी करते हैं। सुदर्शन इज हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन द फर्नेस। सुदर्शन भट्टी में लोहे के एक टुकड़े को गर्म कर रहे हैं। इट हैज़ बिकम रेड हॉट। यह लाल, बिल्कुल लाल गरम हो गया है। ही स्टार्ट्स बीटिंग इट हार्ड विद ए हैमर। वह इसे हथौड़े से जोर जोर से पीटना शुरू कर देते हैं। आनंदी इज अमेज्ड एंड आस्क्ड, वाई आर यू बीटिंग इट। आनंदी आश्चर्यचकित होकर पूछती है, आप इसे पीट क्यों रहे हैं। अब सुदर्शन ने क्या 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 कहते हैं? आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एक्स। मैं इसे पीटकर एक कुल्हाड़ी का आकार दे रहा हूँ। आनंदी पूछती है, वाओ, ए पीस ऑफ आयरन कैन बी
बिटन इनटू ए फ्लैट शेप। वाह! लोहे के एक टुकड़े को पीटकर चपटा आकार दिया जा सकता है। कैन वी डू दिस विद अदर मेटल्स एज़ वेल? क्या हम यही काम अन्य मेटल्स के साथ भी, यानी कि दूसरे मेटल्स के साथ भी कर सकते हैं? यू मे आल्सो हैव मैनी सच क्वेश्चंस। लेट अस एक्सप्लोर व्हाट एल्स वी कैन डू विद मेटल्स। आपके मन में भी ऐसे ही कई सवाल होंगे। आइए जानें कि हम मेटल्स के साथ और क्या-क्या कर सकते हैं। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या-क्या उनके गुण होते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है मैलेबिलिटी। क्वेश्चन क्या है? कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन अडल्ट। जो आप ये एक्टिविटी करने जा रहे हैं, ये आपने अपने शिक्षक यानी कि अपने टीचर या किसी बड़े की देखरेख में करनी है। कलेक्ट सम वेस्ट पीसीज ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आपने क्या करना है, क्या क्या इकट्ठा करना है, कुछ जो वेस्ट हो चुका है वो उसके कॉपर ले लेना, कॉपर के कुछ टुकड़े, और जो एल्यूमिनियम उसके कुछ टुकड़े ले लेने हैं। एन आयरन नेल, और एक लोहे की कील। ए पीस ऑफ कोल, एक कोयले का टुकड़ा। ए पी साइज लम्प ऑफ सल्फर, जिसको हिंदी में बोलते हैं गंधक। एक मटर के दाने जितना आपने क्या लेना है, गंधक लेना है। एंड ए ब्लॉक ऑफ वुड, और एक लकड़ी का आपने टुकड़ा लेना है। रिकॉल द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस। अब आपने उस चैप्टर को याद करना है जो आपने क्लास 6 में पढ़ा था, क्लास 6 की टेक्स्ट बुक में पढ़ा था साइंस की। ठीक है, चैप्टर का नाम है मटेरियल अराउंड अस। एंड ऑब्जर्व द अपीयरेंसेस ऑफ द अबव आइटम। और आपने उनके ऑब्जर्व करनी है कि जो वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, ये सभी आइटम कैसे दिखते हैं, क्या क्या, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, सल्फर है, कोल है और वुड है, इनकी अपीयरेंसेस कैसी हैं। आर दे लस्ट्रस, क्या ये चमकीले हैं। आल्सो नोट वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1। और आपने ये भी नोट करना है कि क्या ये हार्ड है या सॉफ्ट है, क्या ये सख्त है या मुलायम है। और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको आपने रिकॉर्ड करना है टेबल 4.1 में। नाउ प्लेस ईच ऑफ दीज आइटम वन बाय वन ऑन एनी हार्ड सरफेस एंड बीट देम विद ए हैमर। अब आपने क्या करना है, इन जितने भी आइटम है उनको एक एक करके किसी हार्ड सरफेस पे, किसी सख्त जैसे फर्श वगैरह पे आपने रखना है, और उनको हथौड़े से पीटना है। ठीक है, एक एक करके इन सारी चीज़ों को रखना है। कील है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, कोयले का आपने लिया था एक टुकड़ा। ठीक है, और आपने एल्यूमिनियम और कॉपर लिया था। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? आप क्या सोचते हैं कि क्या होगा? डू द ऑब्जेक्ट बिकम स्लाइटली फ्लैटन, और डू दे ब्रेक इनटू पीसेस? आप क्या सोचते हैं कि क्या ये जो ऑब्जेक्ट हैं, जब हम उसको हथौड़े से पीटेंगे बारी-बारी से, क्या ये फ्लैटन, क्या ये चपटे हो जाएँगे, या फिर ये पीसेस में, टुकड़ों में टूट जाएँगे? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है आपकी वो आपने टेबल 4.1 में लिख लेनी है, नोट कर लेनी है। तो ये है हमारे पास टेबल 4.1, अपीयरेंस, हार्डनेस, इफेक्ट ऑफ हैमरिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट और मटेरियल। तो पीस ऑफ पेपर कैसा है, वो कैसा दिखता है, लस्ट्रस है या नॉन लस्ट्रस है, चमकीला है या चमकीला नहीं है। तो पीस ऑफ पेपर तो चमकीला नहीं होता। हार्ड है या सॉफ्ट है, आप कहोगे भाई सॉफ्ट है वो। इफेक्ट ऑफ हैमरिंग, जब उसको पीटा तो क्या हुआ, फ्लैटन हो गया या ब्रेक इनटू पीसेस हो गया। पीस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को देखेंगे फिर उस पे क्या होएगा, कैसा होता है वो दिखने में, एल्यूमिनियम कैसा होता है, मेटल है, चमकीला होता है और हार्ड होता है। और पीटने पे क्या हो जाता है, वो चपटा हो जाता है, टूटेगा नहीं वो। ठीक है, ऐसी आयरन नेल है, पीस ऑफ कोल है, जैसे पीस ऑफ कोल, कोयले का टुकड़ा लेते हैं तो वो नॉन लस्ट्रस होता है, उसमें चमक नहीं होती, और वो क्या होता है, आप कह सकते हैं हार्ड होता है। और जब उसको पीटेंगे तो वो उसके क्या हो जाएंगे, पीसीस हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे ही लंप ऑफ सल्फर है, सल्फर का जब हम पी साइज का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो उसके साथ क्या होगा, और ब्लॉक ऑफ वुड लेंगे जब तो उसके साथ क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने इस टेबल में भरनी है, और आप ये पिछले साल भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लास 6 में। आगे है एनालाइज टेबल 4.1।
आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट दैट आर लस्ट्रस इन अपीयरेंस एंड हार्ड। आपने ऐसे ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है जो दिखने में चमकीले हैं, ठीक है, और हार्ड हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन आर लस्ट्रस इन अपीयरेंस एंड आर हार्ड। आप ये देखोगे कि जो ऑब्जेक्ट जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन, ये लस्ट्रस हैं, चमकीले हैं, इनमें चमक है, ठीक है, चमकीले दिखते हैं और ये हार्ड भी हैं। लस्टर शोन बाय मेटल इज नोन एज मेटालिक लस्टर। और जो मेटल में जो चमक होती है, ठीक है, जो मेटल जो चमक दिखाते हैं उसको मेटालिक लस्टर कहते हैं। मटेरियल लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर नोन एज मेटल। ऐसे मटेरियल जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है और आयरन है, उसको मेटल कहते हैं। वेयर एज कोल, सल्फर एंड वुड आर नो लस्टर्स एंड नॉट एज हार्ड एज मेटल। और जो कोयला है, सल्फर है और वुड है, वो नॉन लस्ट्रस है, उसमें चमक नहीं होती और वो मेटल के जितने हार्ड नहीं होते। ये हार्ड तो होते हैं मगर मेटल जितने हार्ड नहीं होते। आर ऑल मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड? क्या सभी मेटल हार्ड और सॉलिड होते हैं? नॉट रियली, जरूरी नहीं है। सम मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद ए नाइफ। तो सभी तो नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, वो इतने मुलायम होते हैं कि उनको चाकू से काटा जा सकता है। देयर इज वन मेटल मरकरी दैट इज फाउंड इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर विच यू माइट हैव सीन इन थर्मोमीटर्स। एक मेटल मरकरी ऐसा भी होता है, ऐसा भी पाया जाता है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। ये मेटल है मरकरी और लिक्विड स्टेट में ये पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। और इस मेटल को आपने थर्मोमीटर में देखा होगा, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। रिकॉल द चैप्टर टेम्परेचर एंड मेजरमेंट फ्रॉम द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक। ठीक है, आपने उस चैप्टर को याद करना है जो आपने क्लास 6 में पढ़ा था, टेम्परेचर एंड मेजरमेंट वाला, ठीक है। उसमें इसका जिक्र आया था मरकरी का, ठीक है, थर्मामीटर के अंदर। Which object did you find become flat on beating with a hammer? आपने किस ऑब्जेक्ट को पाया कि वो पीटने से चपटा हो गया? You must have observed that objects such as a piece of copper, an iron nail, and a piece of aluminum become flat when beaten, whereas other object or material behave differently. आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे कि कॉपर है, आयरन नेल है और एल्यूमिनियम का जो टुकड़ा है, जब उसको पीटा गया तो वो क्या हो गई, फ्लैट हो गई, चपटे हो गए। जबकि जो दूसरे मटेरियल थे इनको छोड़ के, ठीक है, जो दूसरे मटेरियल थे उन्होंने अलग तरह से बिहेव किया, यानी कि वो उनके टुकड़े हो गए। दिस प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा गुण जिसके द्वारा मटेरियल को पीट कर पतली शीट्स में बदला जा सकता है, इस प्रॉपर्टी को मैलेबिलिटी बोलते हैं। मोस्ट मेटल पोसेसिस पोसेस दिस प्रॉपर्टी। अधिकतर जो मेटल है वो इस गुण को दिखाते हैं। कैन यू गिव सम एग्जाम्पल ऑफ मेटल शीट? क्या आप कुछ मेटल शीट के एग्जाम्पल दे सकते हैं? यू माइट हैव सीन थिन सिल्वर फॉयल ऑन सम स्वीट्स एंड एल्यूमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड आइटम। देखो ये भी एक तरह की शीट्स हैं जो आपने देखी होंगी, आपने मिठाइयों के ऊपर सिल्वर फॉयल देखी होगी, ठीक है, सिल्वर की फॉयल होती है, आपने देखी होगी, सफ़ेद सफ़ेद सी, वाइट वाइट सी, ठीक है, वो सिल्वर की फॉयल होती है। और एल्यूमिनियम फॉयल का भी आपने यूज़ किया होगा, जो आप खाने की आइटम जैसे जैसे आप ब्रेकफास्ट वगैरह ले जाते हैं, खाना वगैरह ले जाते हैं स्कूल में, लंच वगैरह, ठीक है, उसको रोटी वगैरह लपेटने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। दीज आर फॉर्म ड्यू टू देयर मेलेबिलिटी। और ये जो शीट्स हैं हमारे पास, जो हमने एल्यूमिनियम की फॉयल है या फिर सिल्वर फॉयल है, ठीक है, ये दे दीज आर फॉर्म, ये क्यों बनी है? क्योंकि उनमें किसका गुण था? कौन-सा गुण था? मैलेबिलिटी का गुण था। मैलेबिलिटी के कारण ही, ठीक है, क्योंकि वो मेटल्स हैं, उनको पीट कर उनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, उनकी फॉयल बनाई जा सकती है।
गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल, और गोल्ड और सिल्वर है वो सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल है, यानी कि उनकी सबसे पतली शीट्स उन्हीं की बनाई जा सकती हैं। ए पीस ऑफ कोल और ए लंप ऑफ सल्फर डज नॉट शो दिस बिहेवियर, और एक पीस ऑफ कोल ने और जो सल्फर का जो हमने जो दाना लिया था उस, ठीक है, उसने, ठीक है, ऐसा कोई बिहेवियर नहीं दिखाया। डज नॉट शो दिस बिहेवियर कि भाई उनकी, अगर हम उनको पीटेंगे तो वो टूट जाएंगी, उनकी शीट्स नहीं बनेंगी। दे ब्रेक इनटू पीसीज एंड आर सेड टू बी ब्रिटल, और वो पीसीज में बट टूट जाते हैं और उनको क्या कहा जाता है, ब्रिटल कहा जाता है, यानी कि अगर उनको उन पे चोट लगाई जाए तो वो उनके टुकड़े हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड वुड नाइदर गेट्स फ्लैटन इनटू अ शीट नोर ब्रेक्स इनटू पीसेस, और दूसरी तरफ जो वुड है, ठीक है, वो ना तो फ्लैट होती है पीटने से, और ना ही वो क्या होती है, और ना तो उसकी शीट बनाई जा सकती है, फ्लैट होती है वो, और ना ही वो टुकड़ों में टूटती है। देयर फॉर वुड इज नाइदर मेलेबल और नॉर ब्रिटल, इसलिए जो वुड है वो ना तो मेलेबल है और ना ही ब्रिटल है। आगे हमारे पास है होलिस्टिक लेंस, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, कुछ जानकारी दी गई है हमें। द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। अब लोहे का क्या इम्पैक्ट पड़ा जो हमारी इंडिया की सिविलाइजेशन थी उसकी प्रोग्रेस में। इन द ग्रेड 6 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, सोशल साइंस की जो आपने ग्रेड 6 में टेक्स्ट बुक पढ़ी है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ये उसकी टेक्स्ट बुक का नाम है। यू लर्नड अबाउट द हड़प्पन्स, आपने हड़प्पन्स के बारे में पढ़ा होगा। दे न्यू हाउ टू यूज मेटल लाइक कॉपर एंड गोल्ड, वे ये जानते थे कि किस तरह से कॉपर और गोल्ड का यूज करना है, यानी कि वो इन मेटल का यूज करते थे। दे यूज्ड दे They used these metal to make various objects from utensils to jewelry. वे इन मेटल का यूज़ अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करते थे। वो बर्तन भी बनाते थे उससे और ज्वेलरी भी बनाते थे। However, you would hardly find any evidence of Hadappans using a very prominent metal iron which you see a lot around you today. और जबकि यू वुड हार्डली फाइंड, आप ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता कि जो हड़प्पन थे वो आयन का यूज़ करते थे, लोहे का यूज़ करते थे, जिसका यूज़ हम अपने चारों तरफ देखते हैं। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है लोहे का, हर एक चीज़ में लोहे का यूज़ होता है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज इट टुक ए लॉन्ग टाइम बिफोर आयन वाज यूज्ड इन ए डे टू डे एक्टिविटी। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोहे का दैनिक जीवन में उपयोग होने में काफ़ी समय लगा। However, once the use of iron gained prominence in the times that followed, it contributed significantly to the progress of civilization in India. हालांकि जब लोहे का उपयोग बाद के समय में प्रमुखता से होने लगा, यानी कि लोहे का उपयोग जब ज़्यादा होने लगा, तो इसने भारत में सभ्यता की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। For instance, due to its strength, agricultural tools like plows made from iron were much superior to those used previously. उदाहरण के लिए इसकी मजबूती के कारण, यानी कि लोहे की मजबूती के कारण, लोहे से बने हल जैसे कृषि उपकरण पहले के उपकरणों की तुलना में बहुत बेहतर थे। यानी कि जो अब बनाए जाने लगे लोहे के जो उपकरण टूल्स बनाए जाने लगे, वो पहले के जो टूल्स बनाए जाते थे, यानी कि कॉपर वगैरह से जो टूल बनाए जाते थे उससे वो बहुत मजबूत थे। व्हाट कुड बी द पोटेंशियल रीजन दैट इट इज जनरली कंसीडर्ड दैट कॉपर वाज डिस्कवर्ड अर्लियर एज कंपेयर टू आयरन। इसका क्या संभावित कारण हो सकता है कि यह आमतौर पर यह माना जाता है कि तांबे की खोज लोहे की तुलना में पहले हुई थी, यानी कि पहले कॉपर की खोज कर ली थी इंसान ने, बाद में लोहे की खोज की थी। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये भी हो सकता है कि देखो, जो आयरन है वो प्योर नहीं पाया जाता, ठीक है? वो ओर की फॉर्म में पाया जाता है, और जो कॉपर है वो प्योर मिलता है, ठीक है? और जो कॉपर का यूज़ आसानी से हो जाता था पहले, क्योंकि वो कॉपर आयरन से थोड़ा क्या होता था, मुलायम होता था, इसलिए इसका यूज़ पहले किया जाता था लोहे से पहले, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डक्टिलिटी।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मेटल्स की डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ मेटल वायर? आपने मेटल वायर का यूज कहाँ देखा है? You might have seen wires of metals like copper and aluminum in electrical fittings. आपने जो मेटल इलेक्ट्रिकल जो फिटिंग है उसमें आपने वायर्स देखी होंगी कॉपर की और एल्यूमिनियम की। सम ornament like bangles, necklaces, earring etc. are also made from metal wire. कुछ ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण जैसे कि चूड़ियाँ, नेकलेस, ईयरिंग्स, ये भी मेटल वायर से बनाई जाती हैं। मेटल्स वायर प्ले इम्पोर्टेंट फंक्शन इन अ वैरायटी ऑफ स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज वीणा, सितार, वायलिन एंड गिटार। जो मेटल वायर है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें स्ट्रिंग होता है, जिसमें तार होती है, जैसे कि वीणा है, वीणा में तार होती है मेटल की, सितार में होती है, वायलिन में होती है और गिटार में होती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स This property of materials by which they can be drawn into wire is called ductility. और मटेरियल की ये प्रॉपर्टी, मटेरियल का ये गुण जिसके द्वारा उनको किस में बदला जा सकता है? तार में बदला जा सकता है, तार में खींचा जा सकता है। इस गुण को क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मेनली पोसेस्ड बाय मेटल। और ये जो प्रॉपर्टी है, जो ये गुण है डक्टिलिटी का, ये अधिकतर मेटल्स में होता है। अब आगे ये लड़की कह रही है गोल्ड इज सो डक्टाइल दैट 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन इनटू ए 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। जो गोल्ड है वो इतना डक्टाइल होता है कि उसके 1 ग्राम अगर हम गोल्ड लें तो उसकी हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। एक और यहाँ पे पॉइंट है द डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल enables फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस टी स्ट्रेनर विद मेटल वायर। देखो ये टी स्ट्रेनर दिखाया गया है, एक चाय छानने की छन्नी दिखाई गई है। तो क्योंकि जो मेटल का डक्टाइल नेचर होता है, इसीलिए इसी कारण से हम ये जो चाय की आप जो छन्नी देख रहे हो इसको हम बना सकते हैं। आगे है हैव यू एवर सीन वायर मेड ऑफ कोल और सल्फर? क्या आपने कभी कोयले और सल्फर से बनी तारें देखी हैं, वायर देखी हैं? ऑब्वियसली नॉट, आपने नहीं देखी होंगी। वी कैन से दैट कोल एंड सल्फर आर नॉट डक्टाइल। हम ये कह सकते हैं कि जो कोल है और जो सल्फर है वो डक्टाइल नहीं है, उनको हम तारों में वायर्स में नहीं बदल सकते। डू यू नो that ropes made of metal, a mixture of metal, iron and non-metal carbon। क्या आपको पता है कि जो रोप स्टील से बनाई जाती है, जो स्टील की रस्सी बनाई जाती है, और ये स्टील कैसे बना है? स्टील में क्या होता है? लोहा होता है, ठीक है, आयन होता है और नॉन मेटल कार्बन, इन दोनों को मिक्स करके स्टील बनाया जाता है। वायर कैन सपोर्ट हैवी लोड्स। और ये जो स्टील की जो ये रस्सियाँ बनाई जाती हैं ये बहुत ज़्यादा भार उठा सकती हैं। देयरफॉर दे आर यूज्ड इन सस्पेंशन ब्रिजेस एंड इन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट। इसीलिए जो ये स्टील की रस्सी है इनका यूज़ सस्पेंशन ब्रिज में किया जाता है, ऐसे पुल में किया जाता है जो लटके हुए होते हैं, और क्रेन में किया जाता है भारी सामान उठाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती हैं इनको, ठीक है। और स्टील वायर का हम इसमें यूज़ करते हैं। देखो ये सस्पेंशन ब्रिज का आपको ये चित्र दिखाया गया है। देखो कैसे ये नदी के ऊपर एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, और ये जो तारे हैं, ये स्टील की जो वायर हैं, ये बहुत मजबूत होती है, इनके कारण ही ये पुल टिका हुआ है। आगे जो मेटल का नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सोनोरिटी। Have you ever noticed the sound produced when a metal spoon or a metal plate or a metal coin is dropped on the floor? क्या आपने कभी एक आवाज़ नोटिस की है जब एक मेटल का स्पून, एक मेटल का चम्मच, मेटल की प्लेट या फिर मेटल का कॉइन फर्श पर गिरता है? क्या आपने कभी वो आवाज़ को नोटिस किया है कि कैसी आवाज़ आती है?
हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन ए पीस ऑफ कोल और वुड इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर। और ये जो आवाज़ आती है, ये आवाज़ उस आवाज़ से किस तरह से अलग है जब एक कोयले का टुकड़ा या फिर एक लकड़ी का जो टुकड़ा है वो फर्श पर गिरता है। यानी कि जब एक मेटल गिरेगा फर्श पर और कोई लकड़ी या कोयले का जो टुकड़ा फर्श पे गिरेगा, तो दोनों की आवाज़ में क्या डिफरेंस है, क्या आपने कभी नोट किया है? तो देखो ये कह रहा है, लड़का कह रहा है, इस लड़के को दिखता नहीं है, तो वो इस स्टिक से, ठीक है, स्टिक का यूज़ करके वो मतलब चलता है। यूज़ द डिफरेंस इन साउंड व्हेन माय स्टिक हिट्स वुड और मेटल टू हेल्प फाइंड माय वे। ये कह रहा आई यूज़ द डिफरेंस इन साउंड, मैं क्या करता हूँ, साउंड में जो डिफरेंस होता है उसका यूज़ करता हूँ, ठीक है? जब मेरी जो स्टिक है वो क्या होती है, वुड से हिट करती है या फिर किसी मेटल से हिट करती है, तो फिर मुझे साउंड का डिफरेंस पता लग जाता है कि वो वुड से हिट करी है या फिर मेरी स्टिक मेटल से हिट करी है, आवाज़ से वो पता लगा लेता है। इसी तरह से फिर उसको रास्ते को जानने में हेल्प मिलती है। अब हमारे पास है एक्टिविटी लेट अस इन्वेस्टिगेट। क्वेश्चन है, बी केयरफुल वाइल ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट को गिराओगे, नीचे गिराओगे, तो आपने केयरफुल रहना है। टेक अ फ्यू ऑब्जेक्ट, आपने कुछ ऑब्जेक्ट लेने हैं, जैसे कि ए मेटल स्पून, एक चम्मच लेना है मेटल का, कॉइन लेना है, ए पीस ऑफ कोल लेना है और एक ब्लॉक ऑफ वुड लेना है। ये सारी चीज़ें आपने लेनी है। ड्रॉप देम वन बाय वन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, आपने उनको एक एक करके कुछ एक निश्चित हाइट से आपने गिराना है। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, क्या जब आपने इन चीज़ों को गिराया तो क्या आपने नोटिस किया कि इनकी आवाज़ में क्या डिफरेंस है? मतलब जब आपने ब्लॉक ऑफ वुड गिराया, जब आपने कॉइन गिराया या कोल गिराया या मेटल का स्पून गिराया, तो उनकी आवाज़ों में क्या अंतर आपको महसूस हुआ? You would observe that the metal spoon and the metal coin produced a ringing sound. आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब मेटल स्पून या फिर मेटल कॉइन को जब गिराया जाता है, तो उसने कैसी साउंड दी है? उसने एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस की है, एक झंझनाहट सी वाली आवाज़ उसने प्रोड्यूस की है। कोल एंड वुड ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूस डल साउंड, और कोल और वुड अगर जब हम गिराते हैं, फर्श पर गिराते हैं, तो उन्होंने एक डल साउंड, यानी कि ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं आती। जब कोयला और लकड़ी को हम गिराते हैं तो ज़्यादा तेज़ आवाज़ें नहीं आती, तो हमें डल साउंड सुनाई दी। और जब हमने स्पून को, मेटल के स्पून को या मेटल के कॉइन को जब गिराया, तो हमें रिंगिंग साउंड सुनाई दी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट enables them to produce a ringing sound is called sonority, and metal are said to be sonorous in nature। और यही प्रॉपर्टी मेटल की जो उनको किसके योग्य बनाती है, वो उनको बनाती है एक प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड। जब वो गिरते हैं, ठीक है, तो फिर उनमें से क्या आती है, जब उनको चोट की जाती है या फिर उनको गिराया जाता है, तो उनमें एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, सोनोरिटी बोलेंगे। और एंड मेटल आर सेड टू बी सोनोरस इन नेचर, और ऐसे मेटल्स को क्या कहा जाएगा कि ये मेटल जो क्या है, नेचर इनकी कैसी है, सोनोरस है, यानी कि उनमें आवाज़ आती है झंझनाहट की, रिंगिंग साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं। आगे देखो, अभी ये कहा जा रहा है, ओह द रिंगिंग साउंड ऑफ माई घुंघरूज इज आल्सो ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ मेटल्स, कि जो मेरे जो घुंघरू, जब कोई डांस करता है तो घुंघरू में से रिंगिंग साउंड आती है, और ये किसके कारण है, मेटल्स की सोनोरिटी की प्रॉपर्टी के कारण होता है। नाउ आई अंडरस्टैंड द रिंगिंग साउंड ऑफ द स्कूल बेल इज ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ मेटल। अब मुझे ये समझ में आया कि जो स्कूल की जो बेल बजती है, जो उसमें से रिंगिंग साउंड आती है, वो मेटल की सोनोरिटी की प्रॉपर्टी के कारण आती है। नेक्स्ट जो मेटल का गुण है वो है कंडक्शन ऑफ हीट, यानी कि मेटल में से जो हीट है वो गुजर सकती है। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व द वेसल यूज्ड फॉर कुकिंग इन द किचन, क्या आपने कभी जो हमारे किचन में खाना पकाने के लिए जो बर्तन होते हैं, क्या आपने वो कभी देखे हैं? यू माइट हैव नोटिस दैट वेसल यूज्ड फॉर हीटिंग
आर मेड ऑफ मेटल्स। आपने ये नोटिस किया होगा कि जो गर्म करने के लिए जो हम बर्तन यूज़ करते हैं, वो मेटल्स के बने होते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? क्या आप कुछ मेटल के जो आप नाम बता सकते हैं, जिनका यूज़ हम खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए करते हैं? डू यू नो व्हाई दीज मेटल आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस? क्या आप जानते हैं कि इन मेटल्स का यूज़ हम मतलब दीज मेटल आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, हम इस पर्पस के लिए मेटल का यूज़ क्यों करते हैं? क्या आप जानते हैं कि क्यों करते हैं मेटल का यूज़? जो बर्तन है हम मेटल से ही क्यों बनाते हैं? लेट अस फाइंड आउट, आओ पता लगाएं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, क्या सावधानी बरतनी है? दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन अडल्ट। ये जो एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है, ये या तो अपने टीचर या फिर किसी बड़े की देख रेख में करनी है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग द हॉट वाटर। गर्म पानी को संभालते समय आपने क्या रहना है? केयरफुल रहना है। तो देखो क्या एक्सपेरिमेंट है, ये देखते हैं। प्लेस ए ग्लास टम्बलर ऑन द टेबल। आपने टेबल में जैसे दिखा रखा है, एक ग्लास टम्बलर रखना है। फिल इट विद हॉट वाटर, और इसमें आपने क्या डाल देना है? हॉट वाटर डाल देना है, गर्म पानी डाल देना है। टेक अ मेटल स्पून एंड ए वुडन स्पून ऑफ ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड थिकनेस। आपने एक मेटल स्पून लेना है, एक मेटल का चम्मच और एक वुडन का चम्मच लेना है, जो सेम साइज और सेम थिकनेस, थिक सेम मोटाई के होने चाहिए, यानी कि सेम होने चाहिए वो दोनों चम्मच, मगर एक मेटल का हो और एक लकड़ी का हो। इमर्स बोथ द स्पून्स साइमल्टेनियसली इनटू द हॉट वाटर एंड लीव देम अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू मिनट। अब आपने क्या करना है? दोनों चमचों को एक साथ पानी के अंदर डुबो देना है, पानी में डुबो देना है, और उनको कुछ मिनट तक ऐसे ही बिना हिलाए डुलाए रहने देना है। नाउ केयरफुली टच द अपर एंड ऑफ ईच स्पून। फिर आपने क्या करना है? 3-4 मिनट के बाद आपने क्या करना है? दोनों स्पून के जो एंड हैं यहाँ पर, ठीक है, दोनों स्पून के जो एंड हैं वहां पर आपने क्या करना है? टच करके देखना है। सम डिस्कशन पॉइंट, क्या डिस्कशन पॉइंट हो सकते हैं? विच ऑफ द स्पून्स गेट हॉटर? कौन सा स्पून, यानी कि दोनों में से कौन सा स्पून ज्यादा गर्म हुआ? व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट टेल अस अबाउट हीट ट्रांसफर अलोंग द टू स्पून? और इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा? ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है कि दोनों जो चम्मच हैं उसमें से हीट का ट्रांसफर किस तरह से हुआ? You may have noticed that the metal spoon is hotter to touch than the wooden spoon. आपने ये नोटिस किया होगा कि जो मेटल का स्पून है वो वुडन के स्पून से ज़्यादा गर्म हुआ। Even though both spoon are immersed in the water ऑफ द सेम टेम्परेचर एंड फॉर द सेम टाइम। हालांकि दोनों चमचों को सेम टेम्परेचर में और सेम टाइम के लिए पानी में डुबोया गया था। दिस शोज दैट द हीट ट्रांसफर्स थ्रू द मेटल स्पून मेकिंग इट होटर। यह दिखाता है कि मेटल स्पून से हीट का ट्रांसफर हुआ, यानी कि मेटल स्पून में से हीट गुजरी और जिसने उसको ज़्यादा गर्म कर दिया। इन कॉन्ट्रास्ट द वुडन स्पून ट्रांसफर हीट पुअरली। और इसके विपरीत जो वुडन स्पून था, जो लकड़ी का चम्मच था, उसमें जो हीट है वो बहुत ही कम क्या हुई? गुजरी, यानी कि बहुत ही हीट उसमें कम पास हुई। यानी कि मेटल के स्पून में हीट जल्दी पास हुई और तेजी से पास हुई, जबकि जो वुडन का स्पून था उसमें बहुत ही कम मात्रा में हीट ट्रांसफर हुई। In such cases, the transfer of heat from one point to another of a material is called conduction. ऐसे केसेस में जिसमें हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर होती है, गुजरती है, इस चीज को हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन बोलेंगे। देखो हमने चम्मच ऐसे डुबोया था, तो मान लो इस पॉइंट से ये गर्म हो रहा था, हीट यहाँ से कहाँ पहुँच गई? यहाँ पहुँच गई। मेटल में तो ये बहुत तेजी से हुआ और अच्छे से हुआ, मगर लकड़ी के चम्मच में ये नहीं हुआ।
एंड मटेरियल दैट ट्रांसफर हीट आर कॉल्ड कंडक्टर। और ऐसे मटेरियल जिसमें से हीट आसानी से ट्रांसफर हो जाती है, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वन कैन से दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इन ऑब्जर्वेशन के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स क्या गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी कि मेटल में से हीट आसानी से गुजर जाती है। वेयर एज वुड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और जो वुड है वो हीट की एक पुअर कंडक्टर है, यानी कि एक खराब कंडक्टर है, यानी कि उसमें से वुड में से जो हीट है ट्रांसफर नहीं होती। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई मोस्टली मेटल वेसल आर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड देयर हैंडल आर मेड विद वुड और अदर मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट हीट। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड। अब हम ये समझ सकते हैं कि अधिकतर जो बर्तन जो हम खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं मेटल के क्यों बनाए जाते हैं, और उनके हैंडल लकड़ी के क्यों होते हैं, और अदर मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट हीट। या फिर ऐसे मटेरियल के क्यों बनाए जाते हैं उनके हैंडल जिसमें से हीट कंडक्ट नहीं होती, हीट नहीं गुजरती। आपने देखा होगा उनके जो मेटल के जो बर्तन होते हैं, या तो उनके हैंडल लकड़ी के बने होते हैं या फिर वो प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक और लकड़ी में से हीट ट्रांसफर नहीं होती। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द चैप्टर हीट ट्रांसफर इन नेचर। और इसके बारे में आगे जो चैप्टर आएगा हीट ट्रांसफर इन नेचर, ठीक है, ठीक, इसके बारे में हीट के बारे में आप आगे और डिटेल से जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो मेटल होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, यानी कि उनमें से जो करंट है वो आसानी से गुजर जाता है। इस प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हैव यू एवर सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग ए स्क्रू ड्राइवर? क्या आपने एक किसी इलेक्ट्रिशियन को स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हुए देखा है, यानी कि पेंचकस का यूज़ करते हुए देखा है? व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इट्स हैंडल? जो ये स्क्रू ड्राइवर होता है, जो यानी कि जो पेचकस होता है, उसको उसके जो हैंडल को किस मटेरियल से बनाया जाता है? यू मे हैव आल्सो नोटिस द इलेक्ट्रिशियन वेयरिंग रबर ग्लव्स एंड शूज वाइल वर्किंग। क्या आपने कभी ये भी नोटिस किया है कि जो इलेक्ट्रिशियन होता है, जो बिजली का मिस्त्री होता है, वो काम करते समय रबड़ के दस्ताने, ग्लव्स और जूते क्यों पहनता है? व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस? इसका क्या कारण हो सकता है? अब जानेंगे हम आगे। एक्टिविटी है 4.4, लेट अस डिज़ाइन एंड क्रिएट। Design an electric circuit like the tester circuit in the chapter electricity circuit and their component। अब हमने एक डिज़ाइन करना है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, ठीक है, एक टेस्टर बनाना है, जैसा कि हमने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट में बनाया था। ठीक है, जिस बच्चे ने वो पढ़ा हुआ है चैप्टर, देख लेना। उसमें जैसा हमने टेस्टर एक बनाया था, वह उसी तरह का हमने एक टेस्टर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। रिपीट द सेम activity using the material listed below and record your observation in table 4.2। आपने उसी एक्टिविटी को, वही टेस्टर वाली जो एक्टिविटी है, उसको हमने रिपीट करना है अलग अलग मटेरियल के साथ जो हमें नीचे दिए गए हैं, और फिर हमने अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है टेबल 4.2 में। अब देखो क्या है इसमें। यू में कलेक्ट ए फ्यू ऑब्जेक्ट, आपने कुछ ऑब्जेक्ट इकट्ठे करने हैं, सच एज जैसे कि पीस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का टुकड़ा, ठीक है, ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल का एक टुकड़ा, एन आयरन नेल और एक लोहे की कील, ए लंप ऑफ सल्फर, एक सल्फर का टुकड़ा, पी साइज बिल्कुल मटर जैसा, जैसे मटर का दाना होता है उतना ही, ए कॉपर वायर, एक कॉपर की वायर, ए पीस ऑफ कोल, कोयले का टुकड़ा, ए पीस ऑफ ड्राई वुड, एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा, ए स्टोन, एक पत्थर, एन इरेजर मेड ऑफ रबर, और एक इरेजर लेनी है जो रबड़ की बनी हो, एंड ए पीस ऑफ नायलॉन नायलॉन रोप, और एक नायलॉन की रस्सी का टुकड़ा। ये सभी आपने चीजें लेनी है। प्रिडिक्ट विच ऑफ दीज कुड मेक द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो एंड विच कुड नॉट। आपने अब अंदाजा लगाना है कि
इनमें से जो ये मटेरियल हमने ऊपर पढ़े हैं, इनमें से कौन से मटेरियल से जो टेस्टर का बल्ब जलेगा और कौन से मटेरियल से टेस्टर का बल्ब नहीं जलेगा। देखो अब ये टेबल दे रखी है। ऑब्जेक्ट हमने लिया पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल। ऑब्जर्वेशन, बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, क्योंकि ये एक मेटल है इसलिए बल्ब जलेगा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पुअर, क्योंकि उसमें से बिजली गुजर गई और बल्ब जला, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं इसको डिटेल से। You might have observed that object made of aluminum, iron and copper make the bulb glow. आपने ये देखा होगा कि जो ऑब्जेक्ट, जैसे कि ऑब्जेक्ट हैं, एल्यूमिनियम है, ठीक है, जो एल्यूमिनियम के बने हैं या आयरन के बने हैं या कॉपर के बने हैं, ठीक है, इनसे क्या हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। वेयर एज सल्फर, कोल, वुड, स्टोन, इरेजर एंड नायलॉन रोप कुड नॉट मेक इट ग्लो। और जबकि सल्फर, कोल, वुड, स्टोन, इरेजर और जो नायलॉन की रस्सी है, ये इसके कारण जब इसको हम उसमें लगाएंगे, सर्किट में लगाएंगे, तो बल्ब नहीं जलेगा। डू यू सी एनी पैटर्न इन द ग्लोइंग ऑफ बल्ब व्हेन यूजिंग डिफरेंट मटेरियल इन एक्टिविटी 4.4? क्या आप कोई इसमें बल्ब के जलने में कोई पैटर्न देखते हैं जब आप अलग-अलग मटेरियल का यूज़ करते हैं? इसमें कोई पैटर्न है, क्या पैटर्न है वो देखो। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट ऑल द मटेरियल दैट मेक द बल्ब ग्लो आर मेटल्स। यह पाया गया कि जितने भी मटेरियल्स है, वो सभी मटेरियल जिनसे बल्ब जला है, वो सभी क्या है? मेटल है। यानी कि जब हम उसमें टेस्टर में, सर्किट में जब मेटल लगाएँगे, ठीक है? सर्किट को पूरा करेंगे तो बल्ब जलेगा और जब मेटल नहीं लगाएँगे तो बल्ब नहीं जलेगा। Material that allow electricity to flow through them easily are called good conductor of electricity. ऐसे मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, करंट आसानी से गुजर जाती है, उनको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, मटेरियल दैट प्रिवेंट द बल्ब फ्रॉम ग्लोइंग by not allowing electricity to pass through them are called poor conductor of electricity. इसके विपरीत ऐसे मटेरियल जो जिसमें जो क्या बल्ब को जलने से रोकते हैं और खुद में से, अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, ऐसे मटेरियल को पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट प्लास्टिक कवरिंग ऑन स्क्रू ड्राइवर एंड रबर ग्लव्स प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिशियन। अब हम ये समझ सकते हैं कि जो प्लास्टिक कवरिंग होती है स्क्रू ड्राइवर के ऊपर और जो रबड़ के दस्ताने होते हैं, इलेक्ट्रिशियन को वो प्रोटेक्ट करते हैं, वो करंट लगने से बचाते हैं, ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, बिकॉज दीज मटेरियल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये जो मटेरियल होते हैं जैसे कि रबड़ है और प्लास्टिक है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसमें से करंट पास नहीं होता, इसलिए जो इलेक्ट्रिशियन है उसको बिजली का झटका नहीं लगता। वी लर्नड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। हमने ये सीखा कि जो मेटल है वो अधिकतर हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, ये क्या है? मेटल की प्रॉपर्टीज है। नाउ लेट अस लर्न हाउ मेटल बिहेव इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। अब हम ये सीखते हैं, अब हम ये सीखेंगे कि मेटल बिहेव इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। एयर और वाटर की प्रेजेंस में मेटल किस तरह से बिहेव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, अफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स आयन, कि लोहे के ऊपर एयर और वाटर, ठीक है, का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो टॉपिक है और जो बच गया है हमारा चैप्टर, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। सभी पार्ट्स का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।